कल कहाँ ख़त्म किया था? बताओ भैया, कहाँ ख़त्म किया था कल? हाँ बैठो यार, जल्दी बैठो बैठो बैठो। कहाँ? हाँ नहीं यार, आज फास्ट नहीं। आज आपकी आंखें बड़ी बड़ी लग रही हैं। आज आंखें बड़ी बड़ी लग रही हैं। बड़ी लग रही हैं। आंखें मैं सो के आ रहा हूँ तो आँखें कहाँ बड़ी लगेंगी, छोटी लगती है सो। आ जाओ जल्दी आ जाओ। कौन बाहर गया है अभी? बैठने दे यार, बैठ जाओ। ठीक है बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, 4 लोगों की कक्षा है तो। हाँ तो बताओ कल क्या ख़त्म किया था? कल हाँ क्या ख़त्म किया था? रोटी पनीर। अरे यार आओ, कब क्लास पे आओ। अब रोटी पनीर से बाहर निकलो, अब क्लास पर आ जाओ। बताओ कल क्या क्या ख़त्म किया था? कौन कौन से टॉपिक? हाँ अरे यार मेरे सामने मजाक मत करो, हम नहीं कर पाते हैं, हम भी इसी में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, इसलिए कह रहे हैं। हाँ देखो, हाँ बैठ जाओ जल्दी। हमने मनी का इवोल्यूशन पढ़ा था। सबसे पहले कौन सी मनी? बार्टर, फिर कमोडिटी मनी, फिर हाँ मेटालिक मनी, और फिर पेपर मनी, जिसे फिएट करेंसी कहते थे। फिएट क्या था? एक हमारा लीगल टेंडर, याद रखना। और फिर क्या नाम है, हाँ सबसे बड़ी बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन, एग्जैक्टली। फिर मॉनेटरी जैसे हमारा वो डेवलप हुआ उसको पढ़ा हमने। उसके साथ फिर हमने किस पढ़ा क्या? बैंक्स के बारे में। बैंक की ज़रूरत क्या है और बैंक का मोस्ट इनकम सोर्स क्या होता है बैंक का, और उसी इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग बैंक मोस्ट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए लैंडिंग करती है मार्केट में। और आरबीआई के बारे में पढ़ा था। और जो पीछे बैंक्स इवोल्यूशन हुए थे, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था, कितने बैंकों का? 14। फिर 6 बैंक ना, पूरे 20 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। फिर एसबीआई का फॉर्मेशन जो कि इंपीरियल बैंक था, उसके बारे में हमने बताया 1955 में। ठीक, 1934 आरबीआई एक्ट से आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये सब बताया। उसके बाद हमने बताया कि आरबीआई के जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो एक आध फंक्शन बताओ जल्दी से। करेंसी और हाँ बैंकर्स ऑफ बैंकर और बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर्स फॉर गवर्नमेंट बताया था ना, बैंकर्स ऑफ बैंकर्स। और वो जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल करना था, मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड करना था, वो सब किसके काम थे? बैंक के, आरबीआई के। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर ली थी। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? बताओ लास्ट टॉपिक। हाँ कहाँ तक ख़त्म किया था लास्ट? मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक एक्सपेंशनरी जिसे अकोमोडेटिव बोल रहे थे, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर हमने ख़त्म किया था कल, यहाँ पे हमने ख़त्म किया था। उसके बाद देखो, आपको ये तो समझ में आ गया था कि बैंक क्यों ज़्यादा लेंड करना चाहती है, क्यों ज़्यादा लोगों को वो देना चाहती है, क्या कर्ज जो लेंड करना चाहती है, क्यों? क्योंकि उससे क्या हो रहा था? बैंक का प्रॉफिट हो रहा था। किस रूप में? इंटरेस्ट के रूप में। जितना ज़्यादा लोगों को लेंड करेगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक का हमेशा माइंडसेट क्या रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंड करना है। और जब हमने ये बताया था फ्लैक्सिबल इन्फ्लेशनरी रेट, उस फ्लैक्सिबल इन्फ्लेशनरी रेट के अंदर क्या बताया था कि जो 4 ± 2% इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। कौन? आरबीआई। किससे? अपने मॉनेटरी पॉलिसी से। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिस टूल का उपयोग करके उस इन्फ्लेशन को, उस 4 ± 2% का जो क्राइटेरिया है, जो हमारा महंगाई है, जो हमारा महंगाई को उसमें रखने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं हम आरबीआई के पास, उन टूल्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं। जैसे 2 तरीके के टूल होते हैं, एक क्वालिटेटिव टूल होता है और एक क्वांटिटेटिव टूल होता है। क्वालिटेटिव टूल में जो आता है वो हमारा क्या आता है? क्वालिटेटिव टूल, मॉरल सुएशन,
मतलब कि मॉरली जब हम लोगों को क्या करते हैं, परसुएड करते हैं कि ये चीज़ खरीदनी है, ये चीज़ नहीं खरीदनी है, अभी लोन लेना है, अभी लोन नहीं लेना है, ठीक। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो करती है अपना और दूसरा एडवर्टीजमेंट्स करा के, ठीक। इस तरीके से ये हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें क्वालिटेटिव उसमें बता रहे हैं, मतलब दो तरीके, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, दो तरीके के टूल बांटे। और जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उसमें आता है रिवर्स रेपो, रेपो, एमएसएफ और ये मार्जिनल और ये हमारा क्या नाम है एसएलआर हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे क्वांटिटेटिव टूल हैं, ठीक। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वालिटेटिव है, ठीक। ये क्वांटिटेटिव है जो हमने अभी बताया, और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वालिटेटिव, मार्जिनेशन क्वालिटेटिव। चलो अब हम पहला पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव में रेपो रेट। रेपो रेट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रीपरचेज एग्रीमेंट। रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्या, शॉर्ट टर्म। रेपो रेट में कौन सा, शॉर्ट टर्म फंड टू बैंक अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटी या कोलेटरल या सिक्योरिटी उसे कहते हैं। मान लो गांव में कभी देखे हो, गांव में एक गहन शब्द चलता है, गहन सुने हो, गहन, हाँ कहते नहीं गहन धै के आए हैं सामान, गहन रख के आए हैं सामान। जैसे जाते नहीं है सुनार के यहाँ अपना कोई सामान ऐसे कहे कि हमारे सोने का सामान है, गिरवी जिसे बोलते हैं, और गहन। तो एक गिरवी एक तरीके का क्या होता है, सिक्योरिटी टाइप का, सिक्योरिटी होता है ना। मान लो मैंने किसी को उधार दिया और उसके बदले में मैंने कुछ सामान गिरवी नहीं रखा, तो क्या होता है वो हमारे लिए, अगर मैंने रखा लिया है तब तो मैं फ़ायदे इन द सेंस कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, और अगर नहीं रखा तो क्या हूँ, मैं घाटे में हो सकता हूँ। कल को वो क्या हो जाए, एनपीए हो जाए, कल को वो वापस जब नहीं देगा तो जो उस क्या हो जाएगा हमारे लिए, एनपीए पढ़ा है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसमें बेजल 1 बेजल 2 हम पढ़ते हैं ना। तो वही एनपीए से बचने के लिए एक सिक्योरिटी रखा जाता है, ठीक, एक कोलेटरल रखा जाता है, ठीक। तो वही आरबीआई कह रहा है ये डेफिनेशन कि आरबीआई क्या करेगा, प्रोवाइड कौन करेगा रेपो में, आरबीआई कितने टाइम के लिए फंड, शॉर्ट टर्म के लिए फंड, बैंक को फंड प्रोवाइड करेगा। फंड मतलब लिक्विडिटी, कैश देगा अगेंस्ट द एलिजिबल कोलेटरल। बैंक जो हमारे बैंक होते हैं, बैंक को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो रेपो के तहत आरबीआई में जाके कुछ अपना कोलेटरल रखेगा, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, कुछ ऐसा चीज़ जो कि आरबीआई उसे क्या कंसीडर करती हो, कोलेटरल कंसीडर करती हो। तो जब उसको रखेगा तो उसके बदले में आरबीआई इसको क्या देगा, बैंक को मनी देगा, लिक्विडिटी देगा, फंड देगा। तो फ्लो समझो, आरबीआई क्या देगा इसको, बैंक को शॉर्ट टर्म में क्या देगा, ये मनी देगा, किसको, आरबीआई, बैंक। और बैंक इसके बदले में इसको क्या देगा, आरबीआई को एलिजिबल सिक्योरिटी, या वही गिरवी, या वही गहन, या वही सिक्योरिटी, वही चीज़ है, ठीक। तो शॉर्ट टर्म होता है अगेंस्ट एलिजिबल कोलेटरल, यानी कि इसमें कोलेटरल रिक्वायर्ड होता है और फंड शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई देता है बैंक को, ठीक। अब यही देख लो कोलेटरल क्या है, जिसे जमानत बोलते हैं, जमानत भी बोलते हैं, ठीक, संपार्श्विक या जमानत। कोलेटरल मीन्स एन एसेट और सिक्योरिटी गिवन बाय द बारोअर, जो उधार ले रहा है उसके द्वारा दिया गया क्या, सिक्योरिटी, संपार्श्विक या जमानत, जमानत टू द लेंडर, जो उधार दे रहा है उसको, गारंटी अगेंस्ट द लोन, यही होता है कोलेटरल। कोलेटरल इक्वल टू ऋण के बदले दी जाने वाली सुरक्षा, जमानत, ठीक। अब एलिजिबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज जिन्हें आरबीआई नियमों के अनुसार कोलेटरल मानकर लिक्विडिटी प्रदान करता है, यानी कि जिन्हें आरबीआई कंसीडर करेगा कि ये कोलेटरल है, उन्हीं कोलेटरल को बैंक किसके पास जमा कर सकती हैं, आरबीआई के पास। उसी के बेसिस पर इनको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, लिक्विडिटी फंड मिलेगा, ठीक। तो याद रखना रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म है, कोलेटरल रिक्वायर्ड है ना, तो शॉर्ट टर्म कोलेटरल रिक्वायर्ड है, प्लस एक बात और याद रखना, द बैंक लेटर रीपरचेजेस द सिक्योरिटी। तो जो उनको दिया रहता है, जो पहले कोलेटरल दिया होगा तो कोलेटरल बाद में अपना वापस लेता है बैंक, ठीक। भाई दिया है कुछ शॉर्ट टर्म मनी का ज़रूरत थी, कोलेटरल रख के गया, पैसा लेके आया, उसके पैसे की ज़रूरत पूरी हो गई, और फिर भविष्य में क्या करेगा, अपने सिक्योरिटी को पैसा वापस करके सिक्योरिटी अपनी खरीद लेगा, अपनी वापस लाएगा। और इस स्थिति में बैंक पेज इंटरेस्ट टू आरबीआई, इसमें
इस जो रेपो रेट होता है हमारा, रेपो रेट में क्या करता है बैंक, हम किसको इंटरेस्ट पे करता है, आरबीआई को। आरबीआई को क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। सिक्योरिटी भी रखवाएंगे, सिक्योरिटी के साथ जो रेपो रेट होगा उस रेपो रेट के रेशियो में जितना मनी होगा उसका क्या परसेंट, उसका परसेंट इंटरेस्ट किसके पास जा रहा होगा, आरबीआई के पास। तो इसमें बैंक किसको दे रहा होगा इंटरेस्ट, आरबीआई को, ठीक। और सिक्योरिटी किसको दे रहा होगा, आरबीआई को। और उसके बदले में बैंक को क्या मिल रहा होगा, फंड मिल रहा होगा। और कितने समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो याद रखना, ये क्लियर है ना रेपो। अब चलो रिवर्स रेपो पर समझते हैं। व्हाट है, अच्छा थोड़ा इसको ये समझ लेते हैं कि रेपो बढ़ने घटने से क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक। व्हाट हैपेंस व्हेन द रेपो रेट राइजेस, जब रेपो रेट में वृद्धि होती है तो क्या होता है, रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट बढ़ गया तो जो बैंक को फंड मिलेगा वो कैसा होगा, सस्ता या महंगा। भाई रेपो रेट बढ़ गया, मान लो मैं आरबीआई से बैंक ने 1000 रुपये लिए, ठीक, 1000 रुपये लिए और आरबीआई का जो रेट है कितना, 6% है रेपो रेट। तो उसको एक्चुअल में कितना अमाउंट मिल रहा होगा, 6% 1000 का कितना है, हाँ 60 रुपये ना। तो उसको कुल कितना मिल रहा होगा, 940 रुपये। 1000 रुपये उसको ज़रूरत थी, 6% उस पर वो मिल रहा है तो 940 ही तो इसे प्राप्त हुआ। कल को वो रेपो रेट कितना हो गया, 10% हो गया। अब कितना मिलेगा बैंक को, 900। तो रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक के पास जो कैश आएगा वो क्या होगा, कम होगा। और जब कम होगा तो उधार क्या करेगा, बैंक कम दे पाएगा। भाई पहले 960 था, अब 900, अब 900 है। तो 900 जब उधार देगा तो क्या हो गया कि उसके पास अमाउंट कम है, अमाउंट कम है उसको लेंड करने के लिए। यानी कि रेपो रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ फंड क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा। भाई उसके फंड का कॉस्ट जो वहाँ से लेके आया है वो कॉस्ट बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा है ना। कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब है जो ये फंड लेके आ रहा है, रेट ज़्यादा रहेगा रेपो रेट तो महंगा ऋण प्राप्त होगा किसको, बैंक को। और जब इसको महंगा ऋण प्राप्त होगा तो लेंडिंग रेट्स हाई रखेगा ये। भाई वो महंगा लेके आया है खरीद के सामान तो यहाँ पे महंगा बेचेगा अपने बैंक पे, तो लेंडिंग रेट्स हाई रहेंगे। और इससे क्रेडिट डिमांड मार्केट में क्या होगी, जब बैंक के रेट जो बैंक देते हैं ऋण उनका जब रेट हाई रहेगा तो कोई ऋण लेने जाएगा क्या, सोचेगा रेट कम हो जाए तब लेने जाऊं। तो उस केस में क्या है, लेंडिंग क्रेडिट डिमांड लोगों के बीच में कम हो जाएगी। और क्रेडिट डिमांड कम होगी तो मार्केट में डिमांड कम होगी। और मार्केट में डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर डाउनवर्ड आएगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, महंगाई नीचे गिरेगी। क्लियर। तो रेपो रेट कैसे बढ़ी हुई इन्फ्लेशन को नीचे लेके आ रहा है, ठीक। अब समझते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द रेपो रेट फॉल्स। जब अब रेपो रेट को गिरा दिया है आरबीआई ने, ठीक। तो रेपो रेट ने जब आरबीआई को गिराया तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फंड, जो फंड को लाने का वो रहेगा कॉस्ट वो कम होगा। यानी कि अब सस्ता फंड बैंक के पास आ रहा होगा, अब 960 वाला आ रहा होगा, इस वाले में 90 से ही आ रहा था, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कंडीशन ईजियर होंगी, मतलब वो रेट क्या करेगा बैंक आरबीआई बैंक नहीं, ये वाले बैंक जो फंड लेके आया है वो क्या करेगा, रेट गिराएगा। तो लोग क्या करेंगे, लेके आएंगे, ऋण लेके आएंगे कि भाई इस समय रेट सस्ता चल रहा है, 3% की दर पर चल रहा है, तो चलो बैंक से लेके आते हैं ऋण। तो ऋण लेके आएंगे बैंक से, और ऋण लेके आएंगे, जेब में पैसा हो गया तो मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, मांगेंगे। भाई जिसके जेब में पैसा रहेगा वही डिमांड करेगा तो उससे क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशनरी गैप कम होगा लेकिन वो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। रेपो रेट। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। किसके अपोजिट, रेपो के, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, बैंक क्या करता है, मनी किसको देता है पार्क करने को, आरबीआई को, और आरबीआई उसके बदले में इसको क्या देता है, बैंक को, एलिजिबल सिक्योरिटी। उसमें हम क्या दे रहे थे कि जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बैंक के पास, आरबीआई के पास जाके अपनी कुछ सिक्योरिटी रख रहे हैं और उसके बदले में फंड लेके आ रहे हैं। यहाँ पर आरबीआई अपनी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास रख रहा है और उससे क्या कर रहा है, पैसा आरबीआई से क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है। आरबीआई पैसा ले रहा है किससे, बैंक से। भाई देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दो काम मैंने बताया था, एक एक्सपेंशनरी और दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी।
तो जब हमें पैसा डालना है इकोनॉमी में तो हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि जिससे कि आरबीआई पैसा दे रहा हो, जिस चीज़ में आरबीआई पैसा दे रहा हो। लेकिन जब हमें पैसा निकालना है इकोनॉमी से, एक्सट्रैक्शनरी पॉलिसी, तो हाँ उस समय कौन सा रूल अपनाएंगे? उस समय हमें क्या करना होगा? जब हमें पैसा क्या करना है, डालना है इकोनॉमी में, तो क्या करेंगे? हम रेट्स को सस्ता करेंगे। जैसे रेपो रेट था हमारा, उसको गिरा देंगे, ठीक। लेकिन रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे क्योंकि हमें पैसा मार्केट से खींचना है। पहले से ही अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महंगाई पड़ी है, ठीक। तो वही कह रहा है कि बैंक यूजेस इट टू पार्क सरप्लस फंड विद आरबीआई अंडर द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। रेपो रेट इक्वल टू आरबीआई प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक, और रिवर्स रेपो रेट में बैंक प्लेसेस लिक्विडिटी विद, जो बैंक के पास एक्स्ट्रा अमाउंट में पैसा बच जाता है वो पैसा कहाँ लेके जाता है? वो पार्क करता है कहाँ पे? उसकी कौन कौन सी ज़रूरतें होती हैं बैंक की? एक तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी होगी, जानते हो एनडीटीएल। बैंक का एनडीटीएल वो पैसा होता है जो डिपॉजिट का वो होता है, क्या कह सकते हैं उसको, ऑब्लिगेशन। डिपॉजिट आप लोग जाते हैं और बैंक में जमा करते हैं, तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप बैंक में मांग सकते हैं ना, तो वो डिमांड कभी भी आ सकती है, तो उसे ही बोलते हैं नेट डिमांड और क्या, टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल। आपकी बैंक की लाइबिलिटी है कि आपको जब भी आप उस पैसे को मांगे तो आपको दे। तो एक जितना भी उसके पास डिपॉजिट होता है बैंक के पास, उसका एक पोर्शन एनडीटीएल के रूप में बैंक को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है कि जनता की कभी भी मांग आप हमारे पास आ सकती है, तो एनडीटीएल के रूप में इतना पैसा रखो जिससे कि जब भी जनता आए हमारे पास तो उसको हम क्या कर सकें, बैंक उसको दे सके, ठीक। तो एनडीटीएल होता है एक, और दूसरा क्या होता है, लेंडिंग मनी। तो जो एनडीटीएल के बाद बचा पैसा होता है उसको क्या करता है, वो लेंड करता है, और एक लिमिटेड अमाउंट में लेंड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और उससे भी ज़्यादा अगर बैंक के पास पैसा पड़ा है तो उस पैसे को क्या करेगा बैंक, वो पार्क करेगा। सरप्लस फंड को कहाँ पार्क करेगा, आरबीआई के पास पार्क करेगा, ठीक। और आरबीआई उसके बदले में किसको देगा रेट, बैंक को इंटरेस्ट रेट देगा, जो पैसा उसने किसके पास पार्क किया, आरबीआई के पास पार्क किया। रेपो रेट में कौन पार्क कर रहा था, बैंक, आरबीआई किसके पास, बैंक के पास कर रहा था। तो उस समय में किसके पास कौन रेट दे रहा था, किसको, बैंक दे रहा था, किसको, आरबीआई को दे रहा था, ठीक, इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कौन किसको दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है ना, क्लियर है ना। तो ये कौन सा टूल हुआ, एक्सट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी? एक मिनट शांत रहो, आप लोग शांत रहो, बताओ, आप बताओ कि इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्शनरी ना, एग्जैक्टली। यानी कि पैसा इकोनॉमी से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। भाई अगर आरबीआई क्या कर रहा है, वो बैंक क्या कर रहे हैं, आरबीआई को दे रहे हैं, तो यानी कि पैसा आरबीआई के पास चला गया, लोगों के पास जाता तो क्या होता, एक्सपैंड करता पैसा, एक्सपेंशनरी होता, डिमांड बढ़ाता। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, उनके पास जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इसको यूज करेंगे। जब इन्फ्लेशन क्या होगा, कम करना होगा, तो किसका यूज होगा, हाँ, रिवर्स रेपो रेट। पहले से इन्फ्लेशन बढ़ा हो उस सिचुएशन में किसका, रिवर्स। और जब हमारा रिसेशनरी वो चल रहा हो या इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा हो तब किसका, रेपो का, ठीक। अब देखते हैं एचडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या होता है। 2022 से आरबीआई ने इसको स्टार्ट किया, ठीक, 2022 से स्टार्ट हुआ, ठीक। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एचडीएफ अलाउज एलिजिबल बैंक्स टू पार्क फंड विद आरबीआई विदाउट प्रोवाइडिंग कोलेट्रल। इसमें क्या चाहिए था, कोलेट्रल, उसमें क्या चाहिए था, कोलेट्रल। दोनों में, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोलेट्रल रिक्वायर्ड है, गहन रिक्वायर्ड है, संपार्श्विक रिक्वायर्ड है, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, ठीक। तो इन दोनों में, रेपो और रिवर्स रेपो में रिक्वायर्ड है, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में विदाउट प्रोवाइडिंग कोलेट्रल, यानी कि यहाँ पे कोई कोलेट्रल क्या करता है, नहीं रखता है। कौन, स्टैंडिंग एचडीएफ अलाउज एलिजिबल बैंक टू पार्क फंड विद आरबीआई। यहाँ पर आरबीआई इनको कोई सिक्योरिटी नहीं रखने को देता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई ऐसा वो है हमारे पास, क्या कहते हैं, कोलेट्रल है, वो इनके पास जमा नहीं करता है। इनका केवल फंड कहाँ पे चला जाता है, डायरेक्ट
आरबीआई के पास। उसके बदले में इनको क्या होता है, आरबीआई पेज इंटरेस्ट रेट टू बैंक, उसके बदले में इनको इंटरेस्ट रेट बस मिलता है। इसमें क्या होता है, कोई भी वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। एचडीएफ इज नाउ एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द ऑब्जॉर्विंग सरप्लस लिक्विडिटी। तो जब हम ऑब्जॉर्व करेगी आरबीआई सरप्लस लिक्विडिटी, तो ये कौन सा वो हो जाएगा, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, क्योंकि इकोनॉमी से पैसा आरबीआई के पास जा रहा है। ध्यान रखना, जब भी पैसा लोगों के पास जाएगा तो एक्सपेंशनरी, और जब भी पैसा किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास या बैंक के पास ही पड़ा रह जा रहा है, बस लोगों के पास नहीं जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी। एचडीएफ क्लियर, एचडीएफ क्लियर, रेपो रिवर्स रेपो दोनों क्लियर। चलो आगे देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व, हाउ मच, समझो इधर, हाउ मच ऑफ बैंक्स prescribed deposit liability must be maintained as a cash with RBI। तो ये कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो क्या होता है पता है आपको, वो होता है कि हाउ मच बैंक प्रिस्क्राइब्ड डिपॉजिट लाइबिलिटी। इसको समझने से पहले जो मैंने एनडीटीएल बताया उसको समझना। बैंक पर आने वाले कस्टमर, अदर एंटिटीज, कस्टमर प्लस कोई एंटिटी हो सकता है, मान लो रैंकर्स गुरुकुल एक एंटिटी है, उसने कोई लोन जमा किया है, वहाँ पे एंटिटीज को चुकाने वाली कुल एलिजिबल लाइबिलिटीज माइनस उसमें से कुछ स्पेसिफिक लाइबिलिटीज असेट्स एज पर आरबीआई रूल। जो एनडीटीएल जो नेट होता है ना, उसमें से कुछ लाइबिलिटीज हम स्पेसिफिक लाइबिलिटी जो कि आरबीआई डिसाइड करता है, उनको हटाने के बाद जो बचती लाइबिलिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो सपोज करो इसको समझने के लिए कि एनडीटीएल जो है हमारा 1000 करोड़ है। एनडीटीएल हमारा क्या है, 1000 करोड़। एनडीटीएल किसका होगा, हाँ एनडीटीएल किसका होगा, हाँ बैंक का होगा ना। आरबीआई में हम डायरेक्ट थोड़ी ना डिपॉजिट कर रहे हैं। कैसे, एनडीटीएल वो अमाउंट है जो बैंक अपने पास मेंटेन रखती है कि जब हमारे पास मांग आएगी, जनता जमा की है तो कभी भी तो जाके मांग सकती है। अभी आपका मन करे पहुंच जाओ बैंक में और बैंक सारा पैसा उठा के लोन पे दे दिया है, तो कैसे देगी आपको, तो कुछ तो नियम होगा ना कि भैया कितना लोन में देना है और कितना अपने पास रखना है। बैंक क्या चाहेगी कि सारा का सारा पैसा लोन पे दे दे, तो लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई कुछ नियम रखेगी कि नहीं, सारा पैसा नहीं, इतना पैसा क्या करो साइड में रखो, और जब जनता की मांग उठेगी कभी भी उठ सकती है भाई, वो तो अनएक्सपेक्टेड है ना, कभी भी आप जाके लेके आ सकते हैं। मान लो अब त्योहार आया, सब लोग पहुंच जाओगे बैंक पर, पहुंचोगे ना रक्षाबंधन पे, तो वही कह रहा है वो कि मानो एनडीटीएल जो है वो कितना है, 1000 करोड़, और सीआरआर कितना है 4%, तो 40 करोड़ रुपए मस्ट बी मेंटेन्ड एज अ सीआरआर बैलेंस विद आरबीआई। तो अगर 4% सीआरआर है तो बैंक को अपने 4% मनी का जो उसका पूरा डिपॉजिट है उसके पास, उसका 4% किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई बैंक के पास, ठीक। आरबीआई डज नॉट पेज एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। याद रखना, आरबीआई इस पर कोई सीआरआर नहीं करता, सीआरआर पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता है, किसको, बैंक्स को। वाई डज आरबीआई यूजेस सीआरआर, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, देखो आरबीआई यूजेस सीआरआर बिकॉज बैंक कैन नॉट लेंड आउट द इंटायर अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट। यही बताया ना कि वो अपने इंटायर डिपॉजिट को क्या कर सकते हैं, लेंड नहीं कर सकते हैं। अ पोर्शन मस्ट बी मेंटेन्ड एज अ रिजर्व, एक पोर्शन उस डिपॉजिट का रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं, कि वो कभी भी दिया जा सकता है। अगर सीआरआर इंक्रीज होता है, देखो बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक के डिपॉजिट में रिक्वायर्ड रिजर्व विद आरबीआई, अगर जो रिक्वायर्ड रिजर्व विद आरबीआई का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि सीआरआर इंक्रीज होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगी, फंड्स की अवेलेबिलिटी फॉर लेंडिंग हाँ डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट क्रिएशन मार्केट में क्या होगा, कम होगा। भाई लेंड करने के लिए मनी कम हुआ तो लोगों के बीच में क्रेडिट कम है, पैसा कम है, तो जब ये क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो क्या होगा उस समय में, सीआरआर इंक्रीजेज इक्वल टू मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि सीआरआर का इंक्रीज यही 4%, अगर 10% हो जाता तो 1 करोड़ रखना पड़ता, तो 1 करोड़ रखना पड़ता तो कितना है, 100 करोड़ रखना, 1 करोड़ रखना पड़ता भैया, 10% है ना, अच्छा ठीक 10%, हाँ ठीक 10%, 10% यानी कि 1000 करोड़ में से 100 करोड़ उसको निकाल के किसके पास रखना पड़ता, आरबीआई। तो 900 करोड़ नहीं बचते उसको किसके लिए, लोगों को वो देने के लिए,
तो वही बता रहा हूँ कि अगर CRR बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग फ्रॉम RBI, हाँ, कॉस्ट ऑफ मनी फ्रॉम लेंडिंग फ्रॉम द RBI क्या होगा, लोन की कॉस्ट क्या होगी, महंगी होगी। भाई RBI से जो हम लोन लेके आ रहे हैं, महंगा लेके आ रहे हैं, तो महंगी है मेरे लिए, बैंक के लिए, तो लोगों के लिए वो क्या होगी, महंगी होगी। भाई वो महंगा लेके आया तो महंगा बेचेगा, महंगी दरों पर लोगों को ऋण उपलब्ध करेगा बैंक, ठीक। और जब महंगी दरों पर ऋण उपलब्ध करेगा तो क्रेडिट क्रिएशन मार्केट में गिर जाएगा, और क्रेडिट क्रिएशन मार्केट में गिरेगा तो डिमांड घट जाएगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड कम कर देंगे, और डिमांड कम कर देंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, रिसेशनरी यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड प्रेशर लगने लगेगा। तो क्लियर CRR क्लियर। इसमें क्या होता है, बैंक कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता है, इतना ध्यान रखना, ठीक। देखो NDTL समझ गए, NDTL नेट डिमांड टाइम। अब CRR डिक्रीज होगा तो सेम उसी का उल्टा होगा, तो CRR जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मनी जो RBI से लेके आएंगे वो कैसा होगा, सस्ती होगी, और जब सस्ती होगी तो वो लोगों को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराएगा, और सस्ते दरों पर उपलब्ध कराएगा यानी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा सस्ती दरों पर ऋण लेंगे, और ऋण जब ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा पैसा होगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये CRR डिक्रीज मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, CRR इंक्रीज यानी कि डिफ्लेशन, यानी कि ये कौन सा पॉलिसी हुआ CRR डिक्रीज, कौन सा, कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी, CRR को इंक्रीज कर दो, हाँ बताओ, आप ही बताइए, आप बताइए, हाँ, क्योंकि मार्केट से पैसा RBI के पास। भाई ये CRR बढ़ेगा तो परसेंट वो बढ़ गया तो जितना परसेंट बढ़ेगा उतने और एक्स्ट्रा RBI के पास रखना पड़ेगा। तो क्लियर, सही है सर क्या डिस्कस हो रहा है, हाँ ये तो कॉन्ट्रैक्शनरी होगा ना, वो कॉन्ट्रैक्शनरी होगा, ये वाला क्या होगा, एक्सपेंशनरी, यानी कि इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शनरी, CRR में इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शनरी, CRR में डिक्रीज एक्सपेंशनरी। SLR समझो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हाउ मच ऑफ बैंक्स NDTL, हाउ मच ऑफ बैंक NDTL, सेम उसी तरीके से है, ये भी देखना, बस इसमें एक अंतर है। हाउ मच ऑफ बैंक्स NDTL मस्ट बी मेंटेन्ड इन स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स, स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट, उसमें केवल किस में जमा कर रहे थे, कैश फॉर्म में। इसमें हम कैश में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी कर सकते हैं। क्या, NDTL का वो भाग जिसे हम केवल कैश में नहीं, कैश प्लस गोल्ड प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी या अदर अप्रूवल लिक्विड एसेट अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ RBI का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा उसके अदर, उसके थ्रू भी हम इसमें जमा कर सकते हैं। दे दो जल्दी से फोन, दे दो फोन, आप नहीं देते हैं क्या, ठीक। तो जो हमारा इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, उसमें हम क्या कर रहे थे, केवल लिक्विड फॉर्म या केवल मोस्ट लिक्विड कैश के फॉर्म में जमा कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे थे, कैश NDTL का भाग हम कैश, गोल्ड प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में भी रख सकते हैं, ठीक। देखो CRR कैश विद RBI और SLR क्या है, सिक्योरिटीज लिक्विड एसेट विद बैंक, ठीक। अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन रिटर्न, यार ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको सही करके भेज दूंगा। तो इस पर इनको इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा, मिल सकता है, मिलेगा जरूरी नहीं, इसके क्या होगा, इसके बदले में इनको क्या मिल सकता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में उसको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक। तो क्लियर है ना कि इसमें इंटरेस्ट, केवल किसमें नहीं मिल रहा था इंटरेस्ट, हाँ किसमें, हाँ, तो CRR में क्या हो रहा था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, थिंक ऑफ MSF as a special overnight liquidity window for eligible scheduled commercial bank। ये ओवरनाइट विंडो होती है, जैसे मान लो अचानक बैंक को एक दिन की केवल पैसे की जरूरत हो गई, तो उस केस में किसका यूज करते हैं बैंक्स, MSF का। और इफ अ बैंक सडनली नीड्स अ फंड एंड फेसेस लिक्विडिटी शॉर्टेज या क्राइसिस, इट कैन एक्सेस RBI लिक्विडिटी अंडर द
MSF सब्जेक्ट टू दी एप्लीकेबल कंडीशन। इसमें क्या होगा, बैंक क्या करेगा, RBI को क्या देगा, रिक्वेस्ट ओवरनाइट फंड, और उसके बदले में RBI प्रोवाइड लिक्विडिटी अगेंस्ट द एलिजिबल कोलेटरल। जो भी कोलेटरल रिक्वायर्ड होंगे उसके अगेंस्ट में इसको ओवरनाइट क्या करेगा, RBI फंड प्रोवाइड करेगा। यानी कि ध्यान रखना ये ओवरनाइट होता है, ठीक। एग्जाम्पल मानो बैंक का NDTL, इसको समझना, बैंक का NDTL कितना है, 1000 करोड़ है, और मान लेते हैं कि उसमें SLR कितना है, 18% है। तो SLR रिक्वायरमेंट 18 इंटू 1000 करोड़ है, ये हमारा क्या है, बैंक का NDTL। तो इसका 18% कितना हुआ, 180 करोड़। तो इस 180 करोड़ को प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड एसेट में मेंटेन करना होगा, ठीक। किसके, SLR के, समझ रहे हो ना। वो बैंक SLR देगा कि SLR रेट इतना है, CRR रेट इतना है। तो CRR रेट में केवल हम कैश फॉर्म में रखेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। SLR में स्टैट्यूरी, केवल कैश नहीं, कैश प्लस अदर गोल्ड एसेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी रखेंगे, ठीक। वो भी NDTL का भाग होता है, ये भी NDTL का भाग होता है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर क्या मिल सकती है हमको, इंटरेस्ट, और उसमें CRR में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कंफ्यूजन कोई? बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI lends to the commercial bank / eligible financial institution for the long term purpose। और इसके पहले वाला क्या था, हाँ, ओवरनाइट के लिए, ठीक। तो बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI lends, RBI किसको लेंड करता है, बैंक्स को, टू कॉमर्शियल बैंक्स एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पर्पज अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन। बैंक रेट इज इक्वल टू RBI's लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट, या इसे हम बोलते हैं सिग्नलिंग रेट, ठीक। It is a different from the repo rate, which is the main short term money policy rate उसको बोलते हैं, किसको, रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें लॉन्ग टर्म मिलता है, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म मिलता है, ठीक। इफ बैंक रेट इंक्रीजेस, बैंक रेट इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, borrowing from the RBI becomes costlier, RBI से ऋण लेना महंगा पड़ेगा, बैंक रेट अधिक होगा। तो बैंक कॉस्ट ऑफ फंड में इंक्रीज, उसका कॉस्ट ऑफ फंड क्या हो सकता है, इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंडिंग रेट्स में राइज, यानी कि बैंक ऋण वाले जो रेट्स होंगे, लेंडिंग रेट समझ रहे हो ना, जो बैंक जनता को पैसा देती है जिस रेट पे, उसे लेंडिंग रेट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और कॉस्ट ऑफ फंड मतलब कि जो बैंक RBI से जो कॉस्ट पैसा लेके आई है उसको कितने में पड़ा है, किस इंटरेस्ट रेट पर महंगा पड़ा है कि सस्ता पड़ा है, वो है, ठीक। क्रेडिट डिमांड में फॉल, जब महंगा लेके आएगा तो लोगों के पास इंटरेस्ट, कैसे महंगे इंटरेस्ट पर देगा तो लोगों के पास कम जाएगा पैसा, यानी कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट पर नहीं लेंगे रेट पैसा। तो क्रेडिट डिमांड क्या होगा, फॉल होगा। मनी क्रेडिट क्या होगा, स्लो हो जाएगा, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक। इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। भाई हमारा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, वो कंफ्यूज हो गए हैं, हाँ कंफ्यूज हो गए हो ना, क्या कंफ्यूजन है बताओ। इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा, समझ रहे हो कैसे, ये समझ में नहीं आया क्या। देखो जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगा, रिड्यूस ही ना होगा। तो वही तो लिखा है। अब बैंक रेट क्या है, घट गया, बैंक रेट घट गया तो बैंक को RBI से ऋण सस्ता मिला, तो जब बैंक को RBI से ऋण सस्ता मिला तो लोगों को कैसा मिलेगा, सस्ता देगा। तो लोगों को सस्ता देगा तो ज़्यादा लोग लेंगे ऋण, तो ज़्यादा लोग ऋण लेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, तो डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। और जैसे ही डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी और सप्लाई मार्केट में और एम्प्लॉयमेंट मार्केट में, बस ऐसे बढ़ाते रहो। पूछेगा, ऐसे कनेक्शन पूछेगा। हाँ कट जाए, घटा देते ये लोग, इतना तुम्हारे भरोसा है। चलो देखो, रेपो रेट रेगुलर, थोड़ा सा MSF और रेपो रेट में ये एडिशनल ओवरनाइट फैसिलिटी होता है, और ये क्या होता है, रेगुलरली यूज हुआ जाता है, और लिक्विड मैनेजमेंट फैसिलिटी होता है जो शॉर्ट टर्म, जिसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं, अंडर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होता है। नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी ये ट्रांसमिशन होता है, और ये MSF क्या होता है, यूज्ड व्हेन द बैंक्स नीड एडिशनल ओवरनाइटली। MSF रेट इज जनरली एबव रेपो रेट।
ये एमएसएफ ध्यान रखना, जनरली एमएसएफ क्या होगा, रेपो रेट से अधिक होगा, क्योंकि आपको ओवरनाइट लेना है, जल्दी समय के लिए चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए। और सेफ्टी स्लैश लास्ट रिजॉर्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी विंडो, जब बैंक अपने लास्ट रिजॉर्ट होती है, मार्जिनिलिटी पर पहुंची होती है, ठीक, अंतिम मतलब कि जब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हर चीज़ों को ट्राई कर लिया है, तब इनके पास ये लास्ट ऑप्शन बचा है, तो वही बोल रहा है, ठीक। ओपन मार्केट ऑपरेशन समझते हैं, हर से क्वेश्चन आया है, हर जितने भी पढ़ा है ना सबसे क्वेश्चन आया है, जितने अभी मैंने पढ़ाया ना सीडीएस में आया है। और क्वेश्चन बस यही बस नहीं आया है, बस वो कनेक्ट करके कि सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिमांड पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रिसेशन पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ऐसे कनेक्ट करके पूछा है। जो समझा होगा वो करेगा, समझ रहे हो। इससे भी पूछा है ओपन मार्केट ऑपरेशन से 2025 में 2026 दोनों में सीडीएस में आया है, देखे हो कि नहीं क्वेश्चन पेपर, सीडीएस में आया है और इसमें एनडीए में आता रहता है। हियर देखो ओपन मार्केट में, हियर आरबीआई डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट क्या होता है, आरबीआई को अपनी सिक्योरिटीज क्या करती है, सेल करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जानते हो क्या होता है, एक मिनट, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीसेक भी बोलते हैं इसको, दीज आर द डेप्ट सिक्योरिटी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक प्रकार का डेप्ट सिक्योरिटी होता है, इसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, ठीक, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, और ये सिक्योरिटी एक पेपर होता है, उसमें लिखा होता है कुछ वैल्यू कि ये इतने हज़ार या इतने लाख इतने करोड़ का क्या है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक पेपर, जैसे मान लो उसका जो 1 करोड़ लिखा है ना उस पेपर पे, तो 1 करोड़ की वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी को दे दिया, तो उसके बदले में गवर्नमेंट उससे क्या लेगी, 1 करोड़ रुपए लेगी, और वो गवर्नमेंट का वो होगा, मतलब कि बॉन्ड टाइप का, कि वो क्या है हमारा एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। उसको कहीं भी दिखा के आरबीआई से तुम क्या कर सकते हो, पैसा रिडीम कर सकते हो। उसमें टाइम दिया रहेगा कि इतने टाइम के बाद आपका ये सिक्योरिटी मैच्योर होगा, यानी कि इतने टाइम के बाद आप उसको रिडीम कर पाएंगे, यानी कि उसका पैसा ले पाएंगे। जैसे मान लो उस पर लिखा है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का तो एक CR का आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिली है, और लिखा है 1 साल में, और उसका इंटरेस्ट रेट जो लिखा है वो 2% लिखा है या 5% लिखा है, ठीक। तो ऐसे पॉलिसी पेपर पर लिखा रहेगा, उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे के उसके बदले में आरबीआई से क्या ले लेती है, पैसे ले लेती है, ठीक। और जब वो पैसा वापस करेगी आरबीआई को गवर्नमेंट, और तो उसको सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी गवर्नमेंट को। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो रहा था हमारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सपोज आरबीआई परचेजेस क्या हो गया, मानो आरबीआई क्या करती है मार्केट में, क्या करती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी भी के पास हो सकती है, जनता के पास हो सकती है, आरबीआई खुद भी खरीद सकता है, या गवर्नमेंट आरबीआई को बेच सकती है, उसके बदले में आरबीआई से पैसा ले सकती है। तो आरबीआई को जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फैलाना होता है ना, तो वो ओपन मार्केट में क्या करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या करेगी, खरीद लेगी लोगों से। तो जब लोगों से खरीदेगी तो उसके बदले में उसको पैसा देगी। भाई आपने गवर्नमेंट से 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली थी, और आपसे मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो है आपके पास, आप मुझे दीजिए, और जो इसका फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू को ले लीजिए, प्लस इंटरेस्ट रेट ले लीजिए। तो आपके पास क्या आ गया, पैसा आ गया मेरे पास, आरबीआई में, तो मेरे पास क्या आ गया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आ गई, आपके पास पैसा आ गया, यानी कि पैसा किसके पास चला गया, जनता के पास, लोगों के पास। तो क्या, कौन सी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है उसको क्या करती है, बाई करती है। सपोज आरबीआई परचेज 1000 करोड़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और आरबीआई पेज मनी टू दी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लोगों को, किसी को भी दे सकती है, ठीक। रिजल्ट क्या होगा, आरबीआई बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर रही है, और मनी इंटर्स इन इकोनॉमिक सिस्टम में मनी चला गया, और उससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो क्या क्या बढ़ाना है वो आप लोगों को पता ही है ना।
ठीक, दिस इज जनरली है ना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो इसका दूसरा, आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई सेल्स, जब देखो आरबीआई क्या कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब यहाँ पर आरबीआई क्या कर रही है ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट में आरबीआई सेल कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है, तो वो किसको देगी, जनता को देगी या बैंक को देगी या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उससे क्या होगा, पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा और सिक्योरिटी किसके पास, बैंक के पास। तो उसके पास, बैंक के पास सिक्योरिटी का क्या, वो अब सिक्योरिटी बांटेगी, पैसा था लेंड कर सकती थी, लेकिन अब क्या सिक्योरिटी बांटेगी, क्या सिक्योरिटी लेंड पर देगी। तो अब उसके पास पैसे की बैंक के पास कमी है, तो लोगों को लेंड कम कर पाएगी। तो लोगों को जब लेंड करेगी तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, तो लिक्विडिटी कम होगी तो क्या क्या कम करना है वो आप जानते ही हैं। ठीक, क्लियर। ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो चीजें, एक तो आरबीआई सिक्योरिटी बेच रही है, तो आरबीआई सिक्योरिटी गवर्नमेंट की खरीद रही है। मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई देखो, मार्केट में मनी सप्लाई जानते हो वो कैसे मेजर किया जाता है कि मार्केट में कितना मनी है, कितना फ्लो है, किस तरीके से है, उसको जानने के लिए हम मनी सप्लाई इन इंडिया को पढ़ते हैं। आरबीआई क्लासिफाइज मॉनेटरी एग्रीगेट्स, जो हमारा टोटल मनी है इकोनॉमी में, उसको क्लासिफाई करता है आरबीआई चार में। एक तो M1, M2, M3 और M4। एक M0 भी होता है, जानते हैं कि नहीं आप लोग, M0? हाँ, M0 जानते हैं? एक बार देखना M0 के बारे में, M0 चेक करना। M0 पढ़ा है आप लोगों ने, M0, M0 भी बोलते हैं इसको, M0 ऐसे करके देखो, एक बार पढ़े हो कभी M0? एक बार चेक कर लेना पहले। हाँ लो, M0 एक पॉइंट इसमें और ऐड करना है। M0 क्या है, हमारी हाई पावर्ड मनी, उसको हम क्या बोलते हैं, M0 को हम और क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी बोलते हैं M0, जो इकोनॉमी में जो हमारा क्या है, लिक्विड कैश के रूप में फ्लो कर रहा है टोटल, जैसे कॉमर्शियल बैंक के साथ जो डिपॉजिट्स हैं और जो जनता के पास पैसा है, वो क्या हमारा M0 में कंसीडर किया जाता है, सबसे ज़्यादा हाई पावर्ड मनी होता है। ठीक, तो अब देखो M1 के बारे में समझते हैं। M1 जो होता है वो हमारा क्या होता है, कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस ओडी क्या होता है, अंडर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। जैसे टर्म डिपॉजिट अदर डिपॉजिट का पार्ट हो गया। डिमांड डिपॉजिट के सिवा जो बचा वो हमारा अदर डिपॉजिट, जैसे टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, कल बताया था ना। तो M1 में हमारा क्या आएगा, कैश, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। तो इसकी लिक्विडिटी क्या होगी, लिक्विडिटी जानते हो, लिक्विडिटी देख लो एक बार। लिक्विडिटी कल बताया था, ऐसा नहीं कि कल बताया नहीं था, लेकिन एक बार आप फिर से देख लो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, मनी मल्टीप्लायर, कॉल मनी, नोटिस, इसी में लिखा है कि हाँ ये है। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी, हाउ क्विकली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। तो कैश तो पहले से ही कैश है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होगा, कैश होगा। तो वही कह रहा है। तो इसमें सब हमारे क्या हैं, सब कैश ही तो हैं। अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और जो हमारा कैश है वो सब क्या है, हमारा कैश फॉर्म में है। तो वो हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा लिक्विड है, यानी कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ऑर्डर अरेंज करने को देगा। M2 क्या है, M1 क्या है हमारा, इसमें M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक्स में, जो हमारे सेविंग बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है हमारा, उसको जोड़ने पर M1 के साथ, M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD, इसको जोड़ दो यहाँ पे M1 और फिर उसके साथ सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा M2। वो इससे क्या होगा, कम लिक्विड होगा, लेस लिक्विड होगा ये। ठीक, M3 क्या होगा, M1, ये M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जो टाइम डिपॉजिट विद बैंक होता है वो क्या होगा हमारा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट M3 होता है। और वो क्या होता है हमारा, M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया।
M3 को समझो एक बार, वाई M3 इज कॉल्ड द ब्रॉड मनी, इसको और किस नाम से जानते हैं, ब्रॉड मनी। M1 को नैरो मनी, M1 को नैरो मनी बोलते हैं, M3 को ब्रॉड मनी, और M3 को जो हम यूज करते हैं, M3 इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई इन इंडिया, क्योंकि सब जो M3 है ना उसमें ये तीनों पूरा कैश वाला आ गया, और प्लस टाइम डिपॉजिट जो था हमारा टर्म डिपॉजिट वाला ये भी इसमें आ गया, ठीक। तो ऑलमोस्ट पूरे इकोनॉमी का पैसा आ गया है, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी, बिकॉज इट इंक्लूड्स हाई लिक्विड मनी M1 और टाइम डिपॉजिट लेस लिक्विड देन द डिमांड, यानी कि जो मैक्सिमम लिक्विड था और जो लेस लिक्विड है दोनों मतलब ब्रॉडर एरिया कवर कर रहा है ना, एक तो मैक्सिमम लिक्विडिटी प्लस एक लेस लिक्विडिटी, तो इसलिए ब्रॉड मनी बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट लेस लिक्विड देन द डिमांड डिपॉजिट, सो M3 कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ द मनी देन M1, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रॉड मनी। M0 को हाई पावर्ड मनी और M1 को नैरो मनी, ठीक। और M2 क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, और M4 क्या होता है, M1 प्लस ये टाइम डिपॉजिट प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इसमें सेविंग डिपॉजिट था पोस्ट ऑफिस में, इसमें टोटल सेविंग प्लस करेंट या रिकरिंग या टाइम डिपॉजिट, ठीक। क्लियर है ये? तो ये हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कम किसकी होगी, M4 की, तो याद रखना सबसे ज़्यादा क्या है हमारा, M1, M2, फिर M3, M4, ठीक। अब देखो लिक्विडिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होगा, क्या क्यों कैश होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश है, इजिली लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी हाउ क्विकली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू, अगर वैल्यू में कुछ लॉस हो रहा है तो वो कम लिक्विड है, और वो मान लो जैसे कोई भी चीज़ है, अब जैसे यहाँ पे देखो बैंक डिमांड डिपॉजिट, इसका भी क्या होगा, वेरी हाई होगा, सेविंग डिपॉजिट ये भी हाई होगा, फिक्स डिपॉजिट मॉडरेट होगा, गोल्ड क्या होता है, लो होगा, और सबसे ज़्यादा लो किसका है, हाउस होल्ड का और लैंड्स का, यानी कि हाउस होल्ड ज़मीन बेचने में तुरंत थोड़ी ना पैसा मिल जाएगा आपको, टाइम लगता है उसमें, ठीक। तो सबसे कम किसका है, हाँ, तो याद रखना ऐसे दे देगा कि विच वन ऑफ द अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक। क्या हो गया, तो देखो मनी मल्टीप्लायर, ये सब पढ़े हो कभी कि नहीं, कभी नहीं, लिक्विडिटी वाला और M1, M2, M3, मनी मल्टीप्लायर पढ़े हो, देखो क्या हो गया, कहाँ हंस रहे हो, मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया ब्रिजेश, देखो मनी मल्टीप्लायर द प्रोसेस थ्रू विच एन इनिशियल इंक्रीज इन बैंक रिजर्व डिपॉजिट्स कैन लीड टू एन लार्ज इंक्रीज इन टोटल डिपॉजिट या मनी सप्लाई थ्रू द रिपीटेड लेंडिंग एंड रीडिपोजिटिंग। देखो इसको समझो, इसको ऐसे मानो, सपोज करो बैंक रिसीव द 1000 डिपॉजिट, 1000 रुपये बैंक के पास क्या होता है, डिपॉजिट किया जाता है, ठीक। इफ द रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%, रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब NDTL उसका जो, तो वो क्या करेगा, बैंक कीप 100 रुपीज एज रिजर्व, अगर रिजर्व 10% है तो बैंक कैन लेंड 900, तो जो 10% को छोड़ के बचा हुआ हमारा उसको क्या कर सकता है, वो ऋण पे दे उपलब्ध करा सकता है, तो दैट टोटल 900 मे बी डिपॉजिटेड इनटू द अनदर बैंक, 900 रुपये किसी को दे दिया वो, तो वो क्या करेगा, निकालेगा पैसा या किसी बैंक में और लेके जाके अपना पैसा रख सकता है, समझ रहे हो ना, लेंड करेगा तो दूसरे बैंक में, जरूरी थोड़ी ना इसी बैंक में जमा करें, वो किसी और बैंक में भी अपना पैसा रख सकता है, तो 900 रुपये किस में चला गया, यही 1000 रुपये 900 रुपये दूसरे बैंक में चला गया, तो वहां पे क्या होता है, सेकेंड बैंक कीप्स द 90 एज अ भाई 10% है तो 900 का 10% 90, तो 90 किस में, रिजर्व के रूप में, तो अब बचा लेंड करने के लिए 810, वही 1000 रुपये, यहाँ 900 रुपये में लेंड हुआ है, यहाँ 810 रुपये में, और दिस प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू, सो द बैंक सिस्टम कैन क्रिएट मनी मल्टीपल डिपॉजिट फ्रॉम द ओरिजिनल डिपॉजिट, एक डिपॉजिट से जब मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट हो रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, मनी मल्टीप्लायर। क्लियर, समझ में आया, हाँ, चलो फार्मूला
फार्मूला देखो, चक्कर सा आ रहा है यार मेरे को, जैसे ही खड़ा हो रहा है। साफ सच में यार चक्कर आ रहा है। हाँ हो गया। आज क्लास लेने वाला नहीं था बट मैंने फिर कहा कि ले लेता। हाँ हो गया, बंद कर दें। अरे बस थोड़ा सा बचा है, आज वैसे भी क्लास कम लेंगे। चिंतन करो। क्या हो गया? चक्कर आ रहा है। मैं क्लास में कंटिन्यू बोलता रहता हूँ ना, रुकता है ही नहीं। और कंटिन्यू बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों का ध्यान हमेशा यहाँ पे रहे। 1 मिनट के लिए भी इधर उधर ध्यान हुआ तो कहानी बाहर हो जाती है सिस्टम से। हो गया, काम चला लेते हैं यार, ठीक है। हाँ अच्छा हालांकि मैंने मुखर्जी नगर का खाना खाया है, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि चलो भगवान करे वहाँ से तो ठीक ही है। अभी मुखर्जी नगर कभी रहे हो? ये 1 नंबर का घटिया खाना मिलता है, घटिया में टॉप करते हैं वो लोग। हाँ देखो इधर, चलो अब देखो फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर का पूछा है। मनी मल्टीप्लायर कभी पढ़े नहीं हो, पढ़ा दे रहे हैं इसको देखो मनी मल्टीप्लायर, देखो भैया मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो रिजर्व रेशियो का क्या होगा? हाँ रिजर्व रेशियो का 1/, रिजर्व रेशियो, ठीक। इफ रिजर्व रेशियो 10% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो वही अमाउंट 1000 कितने में बदल रहा है? 10,000 में। समझ रहे हो ना? और रिजर्व रेशियो कैसे 10% है तो कैसे 10 हुआ, पता है? समझ में आ रहा है ना? बटा 100 यानी कि भाग देंगे 10 इधर 0 से और 2 दशमलव आगे निकल जाएगा तो कितना? 10 बच जाएगा ऊपर। क्लियर? मैथ तो इतना आती होगी ना, देख लेना। मनी मल्टीप्लायर एंड कैश रिजर्व रेशियो में कनेक्शन देखते हैं, CRR और मनी मल्टी। अगर CRR इंक्रीज हो रहा है तो रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होगी? बढ़ेगी। तो जब रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो बैंक के पास पैसा कम रह जाएगा देने के लिए, तो बैंक हैव द लेस मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग, और बैंक डिपॉजिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? बैंक डिपॉजिट क्रिएशन घटेगा और मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? घट जाएगा। और CRR क्या होगा? जब CRR दूसरा, ये पहली सिचुएशन थी ये पहली सिचुएशन थी, CRR ये फर्स्ट सिचुएशन है और ये सेकंड सिचुएशन है। तो जब CRR मोबाइल साइड में रख दो, ठीक है ना, एकदम फ्लो में चले आए, इसको भी घटा दिए। CRR दूसरी सिचुएशन है। CRR क्या हो गया? कोई बात है क्या? तुमको भी चक्कर आ रहा है अच्छा देखो CRR इंक्रीज हुआ। CRR जब इंक्रीज हुआ तो क्या हो रहा है? अल्टीमेटली मनी मल्टीप्लायर रिड्यूस हो रहा है। ध्यान रखना, CRR इंक्रीज होने पर मनी मल्टीप्लायर घटेगा। और कैसे घटेगा मैंने बता दिया। रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, लोग बैंक के पास लेंडिंग करने के पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम रहेगा और बैंक का डिपॉजिट क्रिएशन कम होगा। और जिससे डिपॉजिट क्रिएशन, ये बैंक के पास डिपॉजिट क्रिएशन दोबारा 810 ही ना बचा। पहली बार जो 900 था, इस बार 810। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो रहा था, ये रेट अगर बढ़ेगा तो ये डिपॉजिट क्रिएशन और कम होगा। तो जब डिपॉजिट क्रिएशन मान लो अभी तो यहाँ पे कितना है? 10% है, यही 20% होता तो और कम हो जाता है, ये 810। तो वही कह रहा है कि जैसे ही हमारा डिपॉजिट क्रिएशन कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। अब कैश रिजर्व रेशियो में अगर घटाया जाए तो क्या होगा? रिजर्व रिक्वायरमेंट कम होगी और बैंक के पास लेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा और बैंक डिपॉजिट क्रिएशन बढ़ेगा और मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। क्लियर? और इसको इजीली समझ लो यहाँ से दोनों को। CRR घटेगा तो लेंडिंग बढ़ेगी, डिपॉजिट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। CRR बढ़ेगा तो लेंडिंग घटेगा, डिपॉजिट घटेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक? मनी सप्लाई कितना? मनी सप्लाई जेब में एक भी नहीं है, पूरा मनी 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 कर लिए। आओ मनी मार्केट देखो, मनी मार्केट पढ़े हो? मनी मार्केट कभी पढ़े हो? हाँ मनी मार्केट सुनो, मनी मार्केट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म बारोइंग
and lending market. It deals with the financial instruments having maturity up to 1 year. Important. Money market is not stock exchange like NSE और BSE क्या है? National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange. It is a market where short-term funds and instruments are traded, बेचे खरीदे जाते हैं, largely through the financial institution. ये क्या होता है? बैंकों के बीच में जब बैंकों को एक कम समय के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। तो अपने में वो क्या करते रहते हैं? एक दूसरे से लोन लेते रहते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, सपोज बैंक ए सडनली नीड्स 100 करोड़ फॉर जस्ट 2 days. 2 दिन के लिए किसी बैंक ए को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन. जो इसके पेमेंट ऑब्लिगेशन है, डिपॉजिट क्या होता है? क्या गिरा रहे हो तुम लोग? देखो डिपॉजिट क्या होता है? जैसे मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो वो बैंक के ऊपर क्या है? हाँ, लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटी समझ रहे हो ना? हमने आपको पैसा दिया है तो आपकी क्या है? वो 100 रुपये जो मैंने दिया है वो आपकी लाइबिलिटी है कि आप मुझे क्या करेंगे? वापस करेंगे. ठीक, तो वो बैंक की लाइबिलिटी है. ठीक, तो वही कह रहा है कि जब 2 दिन के लिए इनको अपने पेमेंट के ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटी को ऑब्लिगेशन से भी समझ सकते हो. जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है हमको 100 रुपये वापस देने का, कब दे रहे हो? जल्दी दे देना. ठीक, देखो इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन लेने से अच्छा है कि बैंक ए कैन बारो 100 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंक बी इन द मनी मार्केट. इसी मनी मार्केट से वो क्या करेगा? ये जो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है कब के लिए? 2 दिन के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए. तो मनी मार्केट होता है बैंकों के बीच में. ए बैंक बी बैंक से लेता है, बी बैंक सी, ऐसे अपने में ही बैंक क्या करते हैं? अपने शॉर्ट टाइम ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए लेते हैं. अब उसी का एक टाइप होता है कॉल मनी. कॉल मनी सुना है कभी नाम? हाँ, देखो कॉल मनी वेरी शॉर्ट टर्म इंटर बैंक याद रखना. कॉल मनी तुम नहीं लेके जा सकते कि आप भी पहुंच जाओ कि हमें कॉल मनी चाहिए. ठीक, तो वो केवल इंटर बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म प्लस इंटर बैंक बारोइंग या लेंडिंग. ट्रेडिशनली ओवर नाइट, एक दिन के लिए जब ऋण लिया जाता है, एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए ऋण लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल मनी बोलते हैं. इट इज मेनली यूज्ड बाय बैंक टू मैनेज देयर टेम्परेरी लिक्विडिटी शॉर्टेज. एग्जाम्पल, सपोज SBI needs 500 crore for overnight settlement. It borrows 500 crore from the another bank. Today borrow 500 crore. Tomorrow क्या करेगी? Repay करेगी with interest. The interest rate is called the call rate. इसी कॉल मनी पर लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या बोलेंगे? कॉल रेट. क्लियर? कॉल मनी, मनी मार्केट क्लियर. अब देखो इसको देखो, नोटिस मनी व्हेन मनी इज बारोड एंड लेंट फॉर द 2 से 14 दिन के लिए, इट इज कॉल्ड नोटिस मनी. ये बैंक के बीच में ही चल रहा है मनी मार्केट में. एग्जाम्पल, बैंक ए नीड्स 200 करोड़ फॉर 7 days. अब बैंक बी लेंड्स 200 करोड़ फॉर 7 days. देयरफॉर 7 days नोटिस मनी हो गया वो जो 7 days. द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड. जो मार्केट में उस समय डिमांड सप्लाई चल रही होगी ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इंटरेस्ट रेट नोटिस मनी का डिसाइड किया जाएगा. तो ये याद रखना कि ये कितने टाइम समय का है? 2 से 14 दिन या 1 से 14 दिन. इधर देखो, एक दिन ये है, और यानी कि एक दिन से जब आगे बढ़ते लेंगे तो नोटिस मनी लेंगे, एक दिन के लेंगे तो कॉल मनी लेंगे. और जब हम मोर देन 14 डेज के लिए लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? टर्म मनी. तो ये टर्म मनी है. बारोइंग लेंडिंग मनी पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 14 days इज कॉल्ड टर्म मनी. क्लियर? M0 समझ में आया, M1 M2 M3 M4 समझ में आया. साथ में मनी मार्केट बताया, मनी मार्केट साथ कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी बता दिया. ठीक.